हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले अपना नेक्स्ट सेशन हरियाणा सेट और या फिर कोई भी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं आपके ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो लेट स्टार्ट करते हैं मैथ से। एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए, मीन्स पास हुए, और 455 अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या थी? यानी इसमें बताया, इसमें हमें सिर्फ टोटल निकालना है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो छात्र थे, अगर x, क्योंकि x या a b जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, तो इसमें क्या कहा गया है कि 35% तो फेल हुए। तो आप देख लीजिए कि जैसे x का अगर 100 में से 35 फेल हो गए, यानी आप चाहे सीधे कर लीजिए, माइंड में अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इसको, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा में बैठने वाली कुल संख्या निकालनी है, तो ये हो जाएगा 100 में से 35 ओवर 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 455। ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी ये टोटल आ जाएगी, दिस इज 700, क्योंकि काफ़ी क्विक करना होता है एग्ज़ाम में और एक्यूरेट करना होता है। सो मेन क्या होती है कि जो स्टेटमेंट बनानी होती है हमें, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। टोटल निकालनी है, क्योंकि उसमें से 100 में से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे 100 अगर है तो उसमें से 35% अगर फेल हैं, मीन्स उत्तीर्ण हैं, तो बाकी इसको माइनस करके आ जाएगा। नेक्स्ट है, दो गाड़ियां स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा की गति से चलती हैं। यानी इसमें पहली जो स्टेटमेंट है, इसमें क्या कहा गया है कि दो गाड़ियां हैं, मान लीजिए ए से बी तक एक दूसरे की तरफ, यानी ए से बी तक एक दूसरे की तरफ एक 16 मील, मील कहा गया है इसमें, और एक कहा गया है 21 मील, ठीक है, प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मील कि जैसे अब फिर जैसे इसमें उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मील अधिक चल चुकी है। ए और बी के बीच दूरी मीलों में है, यानी मील में पूछ रखी है ये वाला जो डिस्टेंस है। ठीक है, अगर चलो इसमें मान लेते हैं कि जैसे ए स्टेशन से दूसरे तक इस तरह इस मील से गाड़ियाँ चल रही हैं, तो यानी हम मान लेते हैं कि चलो जो टाइम है उसको टी मान लेते हैं कि इतने घंटे में चल रही है ये। तो ए और बी के बीच की जो ये दूरी है, तो ये हो जाएगी जैसे 16 गुना में 12 प्लस ये हो जाएगी 21 गुना 12, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर नहीं मील के हिसाब से पूछा गया है, यानी मीलों में जो दूरी पूछी गई है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 192 प्लस 252, यानी 444 मील, यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बस मेनली यही बताना है, क्योंकि किलोमीटर नहीं मीन्स मील, क्योंकि इस तरह का ये यूनिक सा क्वेश्चन है, मील में कभी पूछा नहीं जाता है, किलोमीटर या मीटर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए? तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, 160 का 15% ये हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई में कितना जोड़ना होगा, यानी कितना मीन्स कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, यानी x जोड़ना होगा कि वो 240 के 25%, दिस इज अ स्टेटमेंट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगी 36, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है, दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, ठीक है, देन
व्यय यानी खर्च को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी कि चलो मान लीजिए कि अगर 20% जो है वो जो रेट है, कीमत है, वो बढ़ जाती है, तो जो खर्चा उतना ही रखने के लिए कितना मीन्स यूज़ किया जाए, तो ये हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100 माइनस 20, ये एक ट्रिक होती है। सो ये आ जाएगी परसेंटेज, वी हैव स्पेस हियर, यहाँ लिख लेते हैं। ये आ जाएगी 200 अपॉन 12%, यानी ये जाएगी 50/3, यानी 16 सही यानी 16 सही 2/3, यानी 16/2/3। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। दिस इज ए। देन एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपये बचाता है, तो उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है, तो 3 वर्ष के अंत में उसके पास होंगे। मीन्स इसमें क्या कहा गया है कि हर साल यानी हर वर्ष वो 2000 रुपये बचा लेता है और फिर उसे 5% यानी 5% जो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है, फिर 3 साल का निकालना होगा। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसके हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे यहाँ पर जो मनी है यानी ये हो जाएगी 2000, ठीक है, प्लस देन अब इक्वेशन रेडी, यानी 2000 ये चक्रवृद्धि पर, तो ये हमें लिखना होगा देन अगेन 2000 हो गया, फिर 1 + 5/100, ठीक है, और ये 3 वर्ष के अंत तक जो धनराशि है, ठीक है, और यहाँ पर 2, तो इस तरह इसको सॉल्व कर लीजिए, ये स्टेटमेंट है। तो ये आ जाएगी ऑप्शन सी 6305, क्योंकि काफ़ी ये चक्रवृद्धि वाला क्वेश्चन जो होता है काफ़ी लेंथी हो जाता है। अगर आपको आता भी है तो आप इसको एंड में ही करिए, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई 35/3 मीटर है। घनाकार कमरे के भीतर समा सकने वाले बड़े गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या गिवन है। देन अब इसमें क्या करना है, जो घनाकार कमरे की जो कोर होते हैं, जो किनारे होते हैं, तो वो हो जाएंगे यहाँ पर दे रखे हैं। छड़ की जो लंबाई है 35 यानी 35/3 अपॉन √3, यानी ये हो गई 35 मीटर कोर। और जो गोलक है उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो गोलक की जो त्रिज्या है, त्रिज्या मीन्स इसका हाफ कर लेंगे, तो ये आ जाएगी 17.5 मीटर। तो अब गोलक का अभीष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 4 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 17.5 मल्टीप्लाई 17.5, यानी आंसर इज 3850 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। ठीक है, देन पहला पंप, यानी सपोज यहाँ पर एक ये पंप है और एक ये वाला, तो पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में, यानी दोनों भर रहे हैं यहाँ तक। तो पहला 8 घंटे में और दूसरा 10 घंटे में। तो इसी से ही स्टेटमेंट का जो ये साइन होता है प्लस और माइनस का, ये लगता है। तो ये आ जाएगी 18/20 भाग, मीन्स भरा जा रहा है टंकी का,
तब क्या कहता है, यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। कि अगर दोनों जो ये पंप हैं अगर एक साथ खोल दिए जाएं 4 घंटे तक, अब तो ये अलग अलग भर रहे हैं, तो अब अगर इनको एक साथ भरा जाए तो मीन्स ये दोनों का है, तो 18/20 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 1/10, तो ये कितना भाग भर जाएगा, 1/10। मेनली क्या होता है कि स्टेटमेंट पढ़नी होती है, उसमें स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन निकल आता है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है, तो और उनका उच्चतम समापवर्तक 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक है, यानी दो संख्याएं हैं 3 और 4, ठीक है, तो उनका जो HCF है वो तो 4 है, और यानी इनको x मान लेते हैं, तो जो HCF है वो 4 है, और जो संख्याएं बनेंगी दैट इज़ 12 और 16, यानी 4 और 3 से गुना करके 12 और 16 हो जाएंगी, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, यानी 12 गुना 16 अपॉन 4, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 16/4, तो ये हो जाएगी 48। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। एक राशि मीन्स यहाँ पर जो मूल राशि है, कोई भी राशि किसी दर पर, यानी दर भी हमें पता नहीं है, तो वो भी R% हो गई। मीन्स थोड़ा सा समझ लीजिए, साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उसके 300 रुपये अधिक मिलते, तो मूल राशि कितनी थी। अब ना तो यहाँ पर धन पता है हमें और ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यही कहा गया है कि एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग कि जैसे जो राशि है वो x है और जो रेट है वो R मान लिया है, और तो ब्याज हो जाएगा, ठीक है, ब्याज को भी मान लेते हैं कि चलो A, क्योंकि सेम हो जाएंगी राशि। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यानी मूलधन गुना दर गुना समय गिवन है बटे में 100, ठीक है। तो ये आ जाएगी राशि, हम इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगी 100A = 2XR, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता, यानी अगर ये ब्याज है ये 300 और होता, ठीक है, तब क्या होता, तब भी क्या होता, ये हो जाता x गुना R+3, ये भी ऐड करना है, गुना में 2 अपॉन 100। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगी 5000, यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने के लिए 30% और 15% की क्रमिक छूट देता है। यदि उसे वस्तु पर 476 रुपये मिले तो उसका अंकित मूल्य क्या है। तो अब अगर मान लीजिए कि अंकित मूल्य x है, तो दोनों क्रमिक मूल्य के जो तुल्य मीन्स इक्वली जो छूट रहती है वो क्या रहेगी, ये रहेगी 30 + 15 - 4.5%, ठीक है, यानी 30% और 15% की छूट, तो ये हो जाएगा 40.5% हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अब इसको x, क्योंकि जो अंकित मूल्य है ये हो जाएगा x गुना में 100
माइनस 40 माइनस 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 476 यानी 476 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ये हो जाएगा 800 यानी ऑप्शन बी। मेन क्या होता है कि जो शुरू में जो इक्वेशन बनानी है कि यदि हम जैसे मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है वो x मान लेते हैं, तो दोनों क्रमिक छूट के तुल्य छूट यानी ये 30 और 15 तो और किस में से माइनस हो जाएंगे 4.5 में से। ठीक है, नेक्स्ट है एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि इसके पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4 यानी 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात यानी रेशो क्या है। अब इसमें क्या है कि चलो मान लेते हैं कि जो पहले 2 दिन हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो 4x यही दिया गया है और 5x किलोमीटर है। ठीक है, तो अब इसमें दूसरे दिन क्या है, दूसरे दिन दे रखी है कि 70 है, तो इससे निकल जाएगा ये, तो ये हो जाएगी x इज़ इक्वल टू 14। तो अब इसका जो रेशो है वो निकल जाएगा यानी x की वैल्यू जो है 14 आ जाएगी यानी ये हो जाएगा 42 4 वाला और यस ये हो जाएगी 4:14 तो ये रेशो आ जाएगा 4 यानी 4:3 यानी 4:3। मीन स्टेटमेंट काफ़ी जैसे एकदम लेंथी दे रखी है लेकिन बिल्कुल सॉल्यूशन इसका छोटा सा है। टीवी पर 5% एक टीवी पर 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। यदि टीवी का अंकित मूल्य इतना है, ठीक है, 2640, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या था। अब क्रय मूल्य पूछा गया है तो हम मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है यानी सीपी है x रुपये था। तो अब ये कहता है कि 5% छूट भी दे रखी है तो छूट में भी 10% का लाभ हो रहा है, तो मीन्स लाभ तो हो रहा है 10 यानी 110 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x गुना 110/100 बराबर यानी 2640 गुना 95/100। यही कह रहा है कि यदि टीवी का अंकित मूल्य इतना है और 5 यहाँ पर ये छूट वाला और ये लाभ वाला, तो ये इक्वली इनको सॉल्व कर लेना। ये आ जाएंगे, ये फर्स्ट वाले में आ जाएगा, ये आ जाएगा 110x इज़ इक्वल टू 2640 गुना 95, तो ये इसके अपॉन आ जाएगा यानी x इज़ इक्वल टू ये इसके अपॉन आ जाएगा और राइट आंसर आ जाएगा 2280 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 10 पदों का औसत 80 है यानी 80 है। जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया गया तो सही औसत क्या होगा। यानी बिल्कुल सिंपल है, जैसे 10 जो पद हैं उनका जो औसत है वो 80 है यानी 80 है, तो अब 60 गिन लिए और थे कितने 50। ठीक है, तो टोटल कितना रहेगा जितने होते हैं 10, तो इसको सॉल्व करके जाएगा 800 माइनस 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 79 यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और 110 आदमी नियुक्त किए। ठीक है, तो उसके बाद
48 दिन के बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो चुका है और वह कितने आदमियों को हटा सकता है कि काम समय से पूरा हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है कि जैसे काम को 92 दिनों में पूरा करने के लिए उसने नियुक्त किए 110 आदमी। तो अगर उसने कहा कि चलो वो 3/5 काम हो गया है तो वो कितनों को हटा सकता है। तो पहले तो आप चाहे शेष काम निकाल सकते हैं इसका कि 1 - 3/5 जो शेष काम निकाल लेते हैं। ठीक है, और 48 दिन के बाद देखा ना उसने, तो इसमें क्या है कि अगर जैसे पहले तो चाहे आप इसका ये देख सकते हैं कि 48 दिन के बाद देखा उसने कि 3/5 काम हो गया है। ठीक है, यानी 3/5 यानी मेनली तकरीबन 44 या 44.5 दिन एग्रीगेट लगता है। तो फिर वो क्या करता है कि चलो कितने आदमियों को वो हटा सकता है कि काम पूरा हो जाए। तो अब क्या रहता है कि जो शेष काम है ये तो 2/5 रह जाता है। ठीक है, और आदमी की काम समय से पूरा हो जाए तो हम आदमी जो है वो x मान लेते हैं वैल्यू। तो जो स्टेटमेंट बनेगी इसकी ये हो जाएगी x का, यानी हम 44, क्योंकि पॉइंट में तो काफ़ी उलझन हो जाती है, 44/2/5 यानी जो शेष काम है ये वाला, और = 110 गुना 48/3/5। तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर किया जाएगा 80 आदमी कि यहाँ पर 80 आदमी यानी 80 आदमी। अब जो हैं हटाए गए जो आदमी हैं, यानी नियुक्त 110 किए गए थे, तो जब हम हटाए गए आदमी हमें पता लगाना है तो 110 यानी 110 में से हम 80 माइनस करेंगे तब आएगा आंसर। ये नहीं कि जैसे ये आ गया और यहाँ तक कि ये तो गलत है। बिल्कुल यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं ना आदमी, वो हटाने हैं, यानी 110 में से कम करने हैं। सो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो आपको अगर लगता है कि इसमें कुछ डाउट है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये इसी तरह ही होना चाहिए, क्योंकि उसने 48 दिन के बाद देखा ना 110 में से कि कितना वो आदमियों को हटा सकता है कि काम पूरा हो जाए। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, शब्द, अक्षर या संख्या कुछ भी, जैसे खेल मैदान, इसमें से आपको उचित का चयन करना है। सिनेमा पर्दा, नाटक मंच, रबड़ मिटाना। मीन्स कई बार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल क्लोजली सा दे देता है एग्जामिनर। सो इसको देख लीजिए कि बिल्कुल ठीक है। जैसे नाटक मंच पर, सिनेमा में पर्दा होता है, खेल मैदान, मीन्स काफ़ी नियर है, लेकिन राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि रबड़ मिटाना को छोड़कर अन्य सभी में पहली वस्तु को क्रियान्वित करने के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। ठीक है, सो क्योंकि रीजनिंग है, किसी भी तरह से हो सकती है। देन 32, 42 और 62, 44, 46, 28, 36, दिस इज़ 33 या 56। तो इसमें क्या हो सकता है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें इस पेयर को छोड़कर 33, 56 को छोड़कर सभी जो ये युग्म हैं ये सम संख्याएं हैं। नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पर ये गिवन है IJNR। तो इसमें पहले देख लीजिए कि किस तरह की इसमें ट्रिक लग सकती है। JQTWZMP, तो इसमें क्या है, जैसे ये वाला देख लीजिए IJ QRSTGHIJ, तो इसी भी 2 वर्ड से ही ये अलग लग रहा है, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेते हैं।
आई जे मेनली तो इन्हीं दो वर्ड से ही हो गया है ये। इसमें एक का डिफरेंस है, जे के एल एम एन ये 4 का अंतर है, ओ पी क्यू आर इसमें भी 4 का अंतर है। तो आप इसमें देख लीजिए जे सी जेड सी यानी आई, और इसमें है आई जैसे आई जे के एल एम एन, तो इनमें डिफरेंस रहेगा जेड सी, यानी आप देख लीजिए जैसे जेड और सी, जेड लास्ट है, ए बी सी, ठीक है। तो इसमें कितना डिफरेंस रहेगा 3 का, और सी और एफ में इसमें भी 3 का रहेगा, और आई और एफ में इसमें भी 3 का रहेगा। थोड़ा सा क्योंकि कई बार ये ना क्वेश्चंस दिमाग घुमा देते हैं। सो इसमें देख लीजिए नेक्स्ट वाले में यही सेम रखता है, क्यू आर एस टी इसमें भी 3 का रहेगा, टी यू वी डब्ल्यू इसमें भी 3 का रहेगा, और एक्स वाई जेड इसमें भी 3 का रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है इसमें दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षर संख्या आकृति को चुनिए। नेक्स्ट है पश्चिम उत्तर पूर्व दक्षिण। जैसे पश्चिम उत्तर पूर्व से संबंधित है, दक्षिण किससे संबंधित है। सो बिल्कुल एक साधारण सा प्रश्न है, अगर आप इसमें उलझ जाते हैं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार पश्चिम से यानी जैसे ये है पूर्व और पश्चिम, जिस प्रकार हम जैसे पश्चिम से 125 डिग्री दक्षिणी ओर चलने पर उत्तर पूर्व दिशा होती है, क्योंकि ये उत्तर है और ये दक्षिण है, उत्तर पूर्व दिशा होती है। तो उसी प्रकार दक्षिण से यहाँ से 125 दक्षिणावर्त चलने पर हमें उत्तर पश्चिम प्राप्त होती है। कि अगर आप इसमें जैसे यहाँ पर ये है इसको 180 माना जाता है, इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है पी क्यू आर एस, ये वाला है जैसे पी और टी, यानी ये देख लीजिए बिल्कुल पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यानी पी क्यू आर एस। तो कितना अक्षर का इसमें डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, चाहे आप इस तरीके से लगा लीजिए चाहे आप इस तरीके से लगा लीजिए, सेम ही रहेगा। आई जे के एल एम एन ओ पी, तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, बिल्कुल सेम ही दे रखा है। नेक्स्ट है 64 55। अब जैसे 64 को हमने जैसे 55, तो इसको ये कैसे हो सकता है। तो अगर 64 में से हम अगर 9 माइनस करते हैं 9 तो 55 आएगा, ठीक है। अब 110 में से अगर आप 9 माइनस करते हैं तो 101 आएगा, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है असाइन को अगर SASING लिखा है तो गिडनैप को देख लीजिए, थोड़ा सा असाइन का देख लीजिए ASSIGN, तो असाइन को लिखा गया है SASING, यानी शब्दों को ही हेर फेर कर लिख दिया गया है। तो इसमें क्या है किडनैप, किड और नैप। जैसे फर्स्ट वन है SAS, यानी SAS यानी अपोजिट है, यानी ये वाला हो जाएगा तो इसमें ये यहाँ पर हो जाएगा जैसे KID, यानी डी वाला ये आ जाएगा यहाँ पर I, ठीक है। जैसे इसमें आया है
इसमें ये वाला S यहाँ पर आया है और ये वाला A यहाँ पर, यानी हम क्रॉस लगा देते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्योंकि वर्ड देख लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इसी तरह का फॉर्मेट इसमें रहेगा। तो इसके हिसाब से अगर जैसे हम देखें यहाँ पर इन्होंने S को इधर किया है, लेकिन अगर हम इसके हिसाब से यहाँ पर D करें तो ऑप्शन में किसी में भी D गिवन नहीं है, तो इट मीन्स हमें ये वाला यहाँ से करना होगा। तो यानी ये आएगा इधर I और फिर इसके बाद D आएगा थर्ड प्लेस पे। तो इसके हिसाब से कौन सा राइट बनते हैं, जैसे इसमें यहाँ पर N है, ये भी कैंसिल है, यहाँ पर A है, ये भी कैंसिल है। तो दो ऑप्शन बनते हैं इसके हिसाब से, I और D। तो इसमें देख लीजिए I का I इधर आएगा, I इधर आएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन B वाला। तो I, K, N, P और A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। तो वो अपने घर से उत्तर की ओर जाती है और फिर बाईं ओर मुड़ती है, मीन्स वो यहाँ पर है तो वो बाईं ओर मुड़ती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है, मीन्स इधर दायां हो गया उसका, यहाँ दाईं ओर मुड़ जाती है और तथा अंत में फिर बाईं ओर। तो अब अंत में यहाँ पर इधर यहाँ पर आ गई है प्रेरणा। तो तब वह स्कूल पहुँच जाती है, मीन्स यहाँ पर ये इसका घर है और ये स्कूल, ठीक है। तो ये स्कूल, देन स्कूल उसके घर की किस दिशा में स्थित है। तो ये डायरेक्शन बन रही है, यानी जैसे उत्तर दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। तो डायरेक्शन कौन सी बन रही है, ये वाली, यानी यहाँ पर घर है और यहाँ पर स्कूल है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ यानी उत्तर पश्चिम, यहाँ पर है ना स्कूल, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मीन्स जब भी आप इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप को नहीं समझ आता तो आप जैसे ये वाला डायग्राम बना लीजिए, इससे कंसिडर कर लीजिए, तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर पर हम पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। पंचकुला, जींद, अंबाला या झज्जर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, झज्जर। नेक्स्ट है, एक पासे की निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों से पता लगाए कि लाल के सामने कौन सा रंग है। मीन्स ये वही वाला है जैसे ये नंबर फॉर्म में भी आता है कई बार, जैसे यहाँ पर पीला, लाल और सफ़ेद। अब यहाँ पर थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो गई है, पीला, सफ़ेद और काला। मीन्स आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सफ़ेद वाला इधर चला गया है, लाल, ठीक है, और ये यहाँ पर चला गया है तो लाल वाला इधर, ठीक है। मीन्स थोड़ा सा इसमें दिमाग का ही होता है कि कैसे इसकी आकृति बदल रही है। सो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, क्योंकि इधर पर काला, तो लाल के सामने, क्योंकि यहाँ पर जो लाल रंग चला गया है पीछे, तो ये काला है उसके सामने, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि P प्लस को व्यक्त करता है, ठीक है, तो अगर इस तरह का जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया गया हो, तो यहाँ पर कहा गया है कि P प्लस को, Q माइनस को, R डिवाइड को और S मल्टीप्लिकेशन को। तो आप इसको एकदम से लिख सकते हैं, यानी 18 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6 प्लस 7। मीन्स अगर इसको थोड़ा अलग फॉर्म में, ये सबका अपना तरीका होता है लिखने का, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 51।
सॉरी दिस इज़ 55। राइट आंसर है ऑप्शन सी। बस मेनली इनको ध्यान से देखना होता है कि इसको कैसे कंसीडर करना है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। मीन्स चुनिए। अब यहाँ पर दे रखा है 45 12, तो ये कैसे होगा, यानी 45 में अगर हम 12 ऐड कर दें तो ये 57 हो जाता है, 11 में 11, तो एक और एक, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है दी गई आकृतियाँ उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति निहित है जिसमें, मीन्स यहाँ पर दे रखा है कि जिसमें ये वाला एंगल हो, तो इसमें देख लीजिए कि कौन सी आकृति हो सकती है। तो यहाँ पर इसमें तो बिल्कुल भी ये एंगल बना नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल देख लीजिए, ये रहा ये वाला, देन 1, ठीक है, देन ये, और देन ये और ये वाला, तो ये देख लीजिए। आई थिंक ये बन रही है सेकंड में, बाकी और किसी में ये नहीं बन रही है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तपस्वी की तरह प्रवास किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या दशरथ? राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दिया था और इन्होंने ये वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के ये शिष्य बन गए थे। नेक्स्ट है लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। यानी इस त्रिगुट में से केवल लाला लाजपत राय कांग्रेस के कोलकाता के विशेष अधिवेशन जो 1920 में, क्योंकि कांग्रेस का मतलब पूछा जा सकता है, ये आपकी हरियाणा हिस्ट्री एज वेल एज ऑल जो हिस्ट्री होती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, अध्यक्षता की थी। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के 1918 दिल्ली अधिवेशन, यानी बाल गंगाधर 1918 के दिल्ली अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु अपने ऊपर चल रहे मानहानि के मुकदमे में व्यस्त होने के कारण एवं अध्यक्षता के लिए उपलब्ध न होने के कारण मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट है नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या मत्स्य? राइट आंसर है ऑप्शन डी मत्स्य। यानी जो मत्स्य यानी मछली जो उत्पादन है, भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस उद्योग में प्रोटीन और विटामिनों से युक्त संतुलित आहार के साथ साथ रोजगार सृजन, पोषण स्तर बढ़ाने और विदेशी मुद्रा कमाने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट है ओजोन परत अव्यवस्थित है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में या प्रकाश मंडल में? राइट आंसर है ऑप्शन सी समताप मंडल में। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल के निचले भाग में प्राय 15 से 35 किलोमीटर के बीच होता है। यह परत सूर्य से आने वाली जो तीव्र पराबैंगनी किरणें होती हैं उनका अवशोषण कर लेती है और पृथ्वी इसके हानिकारक प्रभाव से बच जाती है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, बेस है प्रति व्यक्ति आय।
ये ऑप्शंस रिपीटेड हैं। प्रति व्यक्ति आय, परिवार का उपभोग व्यय, या यहाँ पर राष्ट्रीय आय मीन्स, क्योंकि ये मिस है यहाँ पर। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, परिवार का उपभोग व्यय ही भारत की गरीबी अनुमानों हेतु आधार के रूप में मान्यता है। परिवार के उपभोग संबंधी आंकड़ों, व्यय उपभोग संबंधी आंकड़ों को राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO द्वारा एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त काल के उत्तरार्ध में भारत पर आक्रमण करने वाले हूण कौन थे? मध्य एशिया की एक यायावर जनजाति, एक मंगोल जनजातियों का समूह, एक पारसी धर्मावलंबी जनजातियों का कबीला, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य एशिया की एक यायावर जाति, यानी हूण मध्य एशिया की एक यायावर जाति थी। हूण भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से भारत के मध्यवर्ती भागों में फैल गए थे। तोरमान को हूणों का प्रथम शासक माना जाता है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामानंद, रामानुजम, नानक या कबीर? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामानुज। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई थी और इसके प्रारंभकर्ता रामानुजम थे। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह निम्न में से कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, हेली, पुछल तारा या फिर प्लूटो? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है, मीन्स डायमीटर। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन, 7 घंटे, 43 मिनट और 11.47 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? रामचरितमानस मीन्स किसने लिखा है? ये वाले वाल्मीकि, शाहनामा फिरदौसी, कामायनी जयशंकर प्रसाद, आईने अकबरी अबुल फजल? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी क्योंकि रामचरितमानस जो है वाल्मीकि का, यह जोड़ा गलत है क्योंकि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन? राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन गैस पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की ऊपरी सतह समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी सतह के कमजोर पड़ने से की जो मुख्य भूमिका है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों ने निभाई है। व्यापक औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप प्रशीतकों यानी जो रेफ्रिजरेटर्स हैं में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग बढ़ा और इनके कारण वायुमंडल में पहुंचने से ओजोन परत को क्षति पहुंची है। नेक्स्ट है, किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष? राइट आंसर है ऑप्शन डी, निकट दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिने पर न बनकर इसके सम्मुख आगे ही किसी बिंदु पर बन जाता है और ऐसा निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। नेत्र गोलक का व्यास सामान्य से अधिक हो जाने पर, या फिर नेत्र लेंस की मोटाई या वक्रता बढ़ जाने पर। नेक्स्ट है, सीमेंट की खोज किसने की थी? अगासिट, एल्बर्ट्स मैग्नस, जोसेफ आस्पिदिन या फिर जेनसिन? राइट आंसर है ऑप्शन सी,
जोसेफ आस्पिदिन। सीमेंट की खोज जोसेफिन आस्पिदिन ने 1824 में की। इसका रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनन पत्थर होने के कारण इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। नेक्स्ट है अक्ल दाढ़। पहली दाढ़ होती है, दूसरी दाढ़ होती है, तीसरी दाढ़ होती है या फिर चौथी दाढ़ होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरी दाढ़ होती है। अक्ल दाढ़ या तीसरी दाढ़ उन दांतों का नाम है जो आखिर में निकलते हैं। अधिकतर लोगों की 4 अक्ल दाढ़ होती हैं। नेक्स्ट है सिग्मा रूपी बृहदंत्र किसका भाग है? बड़ी आंत, क्षुद्रांत्र यानी इलियस का, छोटी आंत या गुदा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बड़ी आंत। सिग्मा रूपी बृहदंत्र बड़ी आंत का भाग है, वो जो मलाशय एवं गुदा से संबंध होता है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां पर फसल, खरपतवार। सो यहां पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, यानी यहां पर जो दे रखा है चिकोरियम इनटाइबस। चिकोरियम इनटाइबस कांसनी खरपतवार ये बरसीम की फसल में उगता है, बाकी ये सारे सही हैं। नेक्स्ट है फास्फेटिक एंड पोटैशिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं बुआई के समय मूल खाद के रूप में, खड़ी फसल में बिखेर कर, फसल में कई बार देकर या फिर परिणाम छिड़काव के रूप में? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुआई के समय मूल खाद के रूप में। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने और रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? डाटाबेस मैनेजमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डिज़ाइन या फिर वेब डिज़ाइन? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग तकनीक है जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के प्रयोग से विचारों को शीघ्रता से सही लिखित सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शामिल है। इसमें टेक्स्ट क्रिएट करने, एडिट, मैनिपुलेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? पानीपत, भिवानी, रोहतक या फिर ये तीनों? राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 320, 322, 24 या 26? सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। अदर से डिटेल देख लीजिए। 326 में, अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर लिखा गया है। अनुच्छेद 320 में क्या है? लोक सेवा आयोगों के कृत्य। 322 में क्या है? लोक सेवा आयोगों के व्यय। नेक्स्ट है सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मनु, चरक, कौटिल्य, तुलसीदास? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कौटिल्य। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था जिसमें राज्य, स्वामी, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, राष्ट्र, दुर्ग, पुर, कोश, दंड या बल, मित्र और नीति थे। नेक्स्ट है प्रयाग के शिलालेख किसकी प्रशस्ति में अंकित हैं? चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तापी, गंगा, गोदावरी या लूनी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लूनी। भारत की लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है जो कच्छ के रन के दलदल में विलुप्त हो जाती है।
सो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।